सब लड़ रहे हैं, हम भी लड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमाणु युद्ध के खतरे के बीच रूस और यूक्रेन के बीच वहां बेलारूस में बातचीत चल रही है। मेरे साथ दो बहुत प्रबुद्ध मेहमान यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। फक्र है मुझे इस बात का, लेकिन पिछले 1 घंटे से रूस और यूक्रेन की बातचीत चल रही है। बातचीत के बावजूद रूस हमले थाम नहीं रहा है, यानी रूस ने हमलों को रोका नहीं है। रूस ने बातचीत के दौरान भी यूक्रेन में जगह जगह हमले किए। कई शहर ऐसे हैं जहां पर बम अभी भी बरसाए गए हैं, कई जगह ड्रोन को मार गिराया गया है। इतना अगर बातचीत होने से पहले रुक जाता तो कुछ तो हमें एहसास होता कि नहीं, अब जो है मामला शांति की तरफ जा रहा है। बातचीत की शुरुआत से पहले पुतिन ने अपने देश के परमाणु बलों का विशेष अलर्ट पर रखने की इशारे भी दे दिए हैं, यानी रूस परमाणु हथियार से हमले के लिए तैयार दिख रहा है। इन्हीं एक्टिविटीज के बीच आज यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होने वाली है 8:30 बजे। बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस को रोक पाएगी दुनिया? आखिर रूस और यूक्रेन की ये जंग थमेगी कब? क्या पुतिन न्यूक्लियर बटन दबा देंगे? ये वो तमाम सवाल है जो इस वक्त खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ग्राउंड जीरो कीव वहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय, उनका रुख करते हैं वो ग्राउंड जीरो पर, और सारे खास मेहमान इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले प्रणय, मैं आपका रुख कर रही हूं ये सवाल पूछते हुए कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं ना, क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम लोग आपके लिए भी बेहद चिंतित है। आप वॉर जोन में हैं इस वक्त। बिल्कुल रूबिका, तमाम शुभकामनाओं के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और निश्चित रूप से हर भारतीय जो यूक्रेन में मौजूद है उसको लेकर देश में लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि निश्चित रूप से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लगातार चिंताएं इस चीज़ को लेकर बढ़ रही हैं कि जो बातचीत बेलारूस और यूक्रेन की सीमा पर हो रही है, क्या वाकई में उससे समाधान का रास्ता निकल पाएगा? इसकी आशंका ज़्यादा है कि ये बातचीत से समाधान का रास्ता न निकले और तनाव ज़्यादा बढ़ता चला जाए। और इसीलिए अब से कुछ देर पहले जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहाँ एक बार फिर एयर रेड के सायरन बज रहे थे। लगातार धमाकों की आवाज़ रह रह कर आती है। रेड क्रॉस की गाड़ियाँ जो हैं वो शहर के अंदर घूम रही हैं, फौजी गाड़ियाँ शहर के अंदर घूम रही हैं। कर्फ्यू इस समय खोल दिया गया है, लेकिन रूबिका अब भी सन्नाटा जो है वो बरकरार है यूक्रेन के अंदर और अधिकतर लोग निकल रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे विदेशी नागरिकों को भी ये कह दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं। इसके अलावा कीव में यूक्रेन की सरकार ने डिप्लोमैट्स के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाने का इंडिकेशन दे दिया है कि वो स्पेशल ट्रेनें चलाएंगी ताकि वेस्ट की तरफ यानी पश्चिमी बॉर्डर की तरफ डिप्लोमैट्स भी जो जाना चाहते हैं वो निकल सकें। ये तमाम इंडिकेशन बताते हैं कि हालात बहुत जल्दी सामान्य नहीं होने वाले हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रीट फाइटिंग के लिए कीव तैयार है। अब से कुछ देर पहले हमने एक सांसद जो कि यूक्रेन की सांसद है, महिला सांसद हैं, उनसे हमने बात की और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं 2 बच्चों की मां हूं और आज ये स्थिति है कि मेरे लिए अपने घर और परिवार को छोड़कर देश को बचाने के लिए लड़ना मेरी प्राथमिकता हो गई है, इसलिए मैं हथियार उठाकर यहां खड़ी हूं और ये केवल रूसी आक्रमण के कारण हुआ है क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। ओके प्रणय, आपकी सारी बातें हम सुन रहे हैं और आपकी बातों को पहुंचा रहे हैं, पीछे की तस्वीरों को फ्रंट स्क्रीन पर ला रहे हैं मुकेश। उनको भी हमारी तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं दीजिएगा और उनको भी ज़रूर ये बता दीजिएगा कि हम उनकी भी चिंता कर रहे हैं। आप दोनों जिस जाबाजी से वहाँ ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, आप दोनों को सलाम, और बाकी तमाम भारतीय रिपोर्टर्स को भी। आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन ये बता दूं कि यूक्रेन से इस वक्त एक और तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। चित्रांश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वो यूक्रेन की सीमा पर मौजूद हैं, मेडिकल छात्र हैं। और डेनप्रो मुझे ये इलाका बताया जा रहा है जहां पर चित्रांश मौजूद है। चित्रांश, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सारी खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ आप वहां पर ठीक हैं, सुरक्षित हैं। हालात कैसे हैं, अगर उनकी जानकारी हमें दे पाएँ आप तो। चित्रांश मैम, जैसा कि आप सुन पा रही होंगे, मेरे पीछे अलर्ट के साइंस आपको सुनने को मिल रहा होगा। इसी तरीके से हमको हर 10 मिनट 20 मिनट में ऐसे अलर्ट साइंस मिलते हैं। और ये हम अभी ये एनाटॉमी की एक फैकल्टी है हमारे यहाँ, जहाँ के हम लोग के बंकर्स बने हुए हैं, जहाँ की हम लोग यहाँ पे जाते हैं जब हम लोग को बचने के लिए सिंगल्स मिलता है। अच्छा, और कितने और ये ट्राई करते हैं कि हम लोग सेफ बच जाए, तो हम लोग सोचते हैं कुछ बना पाए या खाने। चित्रांश, कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे पे यहाँ पे 400 से 450 लोग अभी बचे हुए हैं। अच्छा चित्रांश, जहाँ पर आप मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर बार बार सायरन की आवाज़ आ रही है, वो इलाका क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ अगर आप अपने कैमरा के जरिए हमें दिखा पाएँ तो?
सुन भी पा रही होंगी मेरे आपको ये। जी मैम। ठीक है, हम देख पा रहे हैं चित्रांश। ये देख पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सन्नाटा ये है, सिग्नल्स है। पूरा का पूरा शहर जो है इस वक्त जी जी सुना है। और आप कह रहे हैं, ये देखिए आवाज भी आ रही है। जी जी जी, ये सायरन की आवाज़ है, सिग्नल से जिस पे कि अलर्ट दिया जा रहा है कंटिन्यूसली और लोग जा रहे हैं। ओके चित्रांश, मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त आपको बाहर रहना आपके लिए ठीक है कि नहीं है। ये खतरे से खाली नहीं है। प्लीज़ आप अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखिए। जी जी और अपना प्लीज़ ख्याल रखिए। हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। तो चित्रांश गुप्ता एक मेडिकल छात्र हैं। आपकी एम्बेसी के अधिकारियों से बातचीत हो रही है? कब वो आपको वहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? चित्रांश, कोई जानकारी? मैम कंटिन्यूसली हम लोग, मैम अभी कोई जानकारी नहीं है, बस हमको लोग को ये मिला है कि ईस्ट वालों को बहुत जल्दी निकालने की कोशिश में लगा है। 1-2 दिन के अंदर हम लोग को सबको बॉर्डर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से बॉर्डर बहुत दूर है। 1200 से 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारे यहाँ से, जो भी बॉर्डर चूज किया गया है हम लोग को निकालने के लिए। चित्रांश, किसी तरह की कोई परेशानी? हाँ मुझे पता है कि आप वॉर जोन में हैं, मुझे पता है कि लगातार वो खौफ जो है वो आपके सर पर मंडरा रहा है, लेकिन ये जो आप 400-450 लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का तो सामना नहीं करना पड़ रहा है? मतलब सरकार सपोर्ट कर रही है, अधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो लोग आपकी तरफ से आपकी तरफ से आंखें फेर दे रहे हैं? क्या जानकारी है? मैम यहाँ पे हमको तो सपोर्ट अभी कुछ नहीं मिल रहा है, जो भी है बॉर्डर्स पे ही मिल रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ पे यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। आपका किसी से संपर्क हुआ है क्या चित्रांश? जी नहीं मैम, दूतावास से मैं कंटिन्यूसली लगा हूँ संपर्क करने में, बट कर नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे एजेंसी है जो इंटरमोस्ट की है, हाँ? वो कंटिन्यूसली इस चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हम लोग को दे रहा है, जो ट्राई कर रहा है कि बस यहाँ से पॉसिबल हो ले जाने के लिए, बट कोई भी बस वाले पॉसिबिलिटीज नहीं बना रहे हैं कि हमको यहाँ से लेकर बॉर्डर तक चित्रांश, हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी खबर जो है, ये आपकी जो परेशानी है वो अधिकारियों तक पहुंचा सके, ताकि आपको जल्द से जल्द मदद मिले। चित्रांश, एक और बड़ी खबर आ रही है और उस बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देना चाहती हूँ। ये युद्ध से जुड़ी हुई खबर, हथियारों से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं नेटो देश। ये कहना है रूस का एयर डिफेंस मिसाइल, एंटी टैंक हथियार दे रहे हैं नाटो देश। 5 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन इस वक्त छोड़ चुके हैं। नाटो चीफ ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की है और नाटो की तरफ से पूरी हर मदद संभावना, हर संभव मदद की एक बार फिर से बात कही। हथियारों से यूक्रेन की मदद की जाएगी। एयर डिफेंस मिसाइल, एंटी टैंक हथियार नाटो देश दे रहे हैं। ये बातचीत अभी यूक्रेन की तरफ से की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बात करते हुए नाटो चीफ ने कहा है। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ आज की तारीख में हमारे साथ होना जरूरी है, ताकि आपको हर युद्ध की बारीकी बहुत आसान शब्दों में और राजनयिक भी होना जरूरी है। और इस वक्त आपको स्क्रीन पर वही सब दिखाई दे रहे हैं। जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल दानवीर सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनिल त्रिगुणायत साहब पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जनरल सिन्हा, आपसे ये समझना चाहूंगी, जब ये नाटो देश जो हैं हर संभव मदद के लिए तैयार है, हथियार दे रहे हैं, क्योंकि अब तक तो जानकारी ये मिल रही थी कि उकसाने वाले यही है और फिर यूक्रेन को अकेला छोड़ गए। रूबिका, बहुत आपने सटीक बात कही है। देखिए, उकसाने वाले यही हैं, अपने बूट्स ऑन ग्राउंड भेजना नहीं चाहते, अपने लोगों को वहाँ पर लड़ने के लिए नहीं भेजना चाहते, मगर उकसाते हैं कि आप लड़िए, हम हथियार भेजेंगे, हम एंटी टैंक मिसाइल्स भेजेंगे, हम स्टिंगर भेजेंगे, जैवलिन भेजेंगे, आप खड़े रहिए, आप कैजुअलिटी लीजिए, अपने देश को पूरा तबाह कर लें और आप रूस का सामना करें। रूस का सामना करने के लिए पूरे नाटो, अमेरिका, कोई यूरोपियन यूनियन के जितने देश, कोई सामने नहीं। हाँ, चीज़ों का दे करके, हाँ वहाँ के लोग जो बोले वाले लोग हैं उनको करके अपने देश की तबाह करवाइए और अपनी जान की कुर्बानी दे दीजिए नेशनलिज्म के नाम पे। और जो मेन इशू है जिसके ऊपर में उनकी कंसर्न है, दूसरे देश की एक कंसर्न है कि आप केवल न्यूट्रल रहें, आप किसी खेमे में ना जाएं। जनरल सिन्हा, इसका मतलब तो यही है ना कर्नल दानवीर ना, ये सवाल आ जाता है कि जब आप हथियार दे रहे हैं, जब आप तमाम तरीके के एंटी टैंक मिसाइल्स पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने भी सोच रखा है कि ये जो बेलारूस में बातचीत हो रही है, UNGA में जो होने वाला है, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है और इसीलिए आप आगे की तैयारी और इस तरीके से कर रहे हैं।
जी हाँ, ये तो जर्मनी ने कल ही अनाउंस कर दिया था कि वो एंटी टैंक शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स दे रहा है और स्ट्रिंगर मिसाइल दे रहा है, और आज बुल्गारिया कह रहा है कि वो मशीन गन और हैंड ग्रेनेड देगा। तो इस तरीके की जो ख़बरें हैं, एक्चुअल में ग्राउंड पे तो ये क्या देंगे, कहाँ से देंगे, कैसे पहुँचेगा, कैसे डिलीवरी होगी, वो अलग चीज़ है। लेकिन सिर्फ इस चीज़ का अनाउंसमेंट करना मेरे ख्याल से रशिया को पहुँचेगा, और वो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से कीव घिरा हुआ है, पूरा ईस्टर्न यूक्रेन, वहाँ पे मैकेनाइज्ड फोर्सेस का दबदबा है, कीव आइसोलेटेड है, खार्किव आइसोलेटेड है, नीचे आपकी ओडेसा आइसोलेटेड है। तो कहाँ से और कौन जाएगा? और जितना वेस्टर्न यूक्रेन है वहाँ पे भी इनकी सर्वेलेंस है और एरियल सर्वेलेंस है, ग्राउंड सर्वेलेंस है रशियंस की, वो आने नहीं देंगे लैंड रूट से भी। आप ये बात कह रहे हैं, और एक और बड़ी खबर आ गई है, यूरोपियन देशों में भी एकजुटता इस वक्त इस यूक्रेन मसले को लेकर नहीं दिख रही है। एक मत यूरोप के सारे देश हो यूक्रेन को लेकर, ऐसा नहीं है। यूक्रेन को लेकर ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की सदस्यता देने पर एक राय नहीं मिल रही है। कई देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं ईयू की सदस्यता यूक्रेन को मिल जाए, और कई देश ईयू के हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इस चीज के लिए तैयार नहीं है। इसके क्या माने हैं अनिल त्रिगुणायत? इसके माने सिर्फ ये हैं कि अभी तक जो उनकी प्रोसीजर्स हैं यूरोपियन यूनियन की, इन्होंने कहा है कि स्पेशल प्रोसीजर बनाए जाए जिसके अंतर्गत यूक्रेन को जल्दी से जल्दी यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जा सके, लेकिन ये जो है संभव नहीं है उनके लिए अभी करना। तो इस वक्त वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो, जैसा जनरल साहब ने भी कहा, कि वो अभी तक जो है सिर्फ इनको उकसा रहे हैं, थोड़ा बहुत असला प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक गेम आप ये सोच लें, ये लड़ाई रशिया और यूक्रेन के बीच की नहीं है। हाँ। ये लड़ाई रूस और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच की है। और ये एक जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन है, इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसको तो फंसा दिया उन्होंने सारा बेचारा, इन लोगों को इस तरह की सिचुएशन में डाल दिया। अब ये अनिल जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये ईयू की सदस्यता ले ले या सदस्य बन जाए यूक्रेन, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, और सदस्य ना बने तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? दोनों चीजें। देखिए, अगर वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन जाता है तो यूरोपियन यूनियन जितना भी इकोनॉमिक असिस्टेंस है वो उनको डायरेक्टली एज ए मेंबर प्रोवाइड कर सकती है। ओके। और नेटो कंट्रीज पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर सकते इस वॉर में डायरेक्टली यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि उनका ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि अगर कोई नेटो कंट्री पे अटैक करता है तभी वो लड़ सकते हैं, इंडिविजुअली जाकर नहीं लड़ सकते। तो इसलिए जब तक ये इसके मेंबर नहीं बनेंगे, हाँ, तब तक उनको वो फायदे नहीं मिल सकते, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड हो या इकोनॉमी बेनिफिट्स हो, नहीं हो सकते हैं जब तक ये मेंबर नहीं बने। ये फायदा है, लेकिन ये कोई टाइम इस बात के डिस्कशन का है नहीं। इस वक्त तो ये है कि कम से कम जानमाल की हानि हो, यही सबसे बड़ी बात है। जानमाल की हानि ना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इस वक्त। हाँ सर, मैं आती हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर आपको ये बता दूं, बेलारूस बॉर्डर पर ये जो बातचीत हो रही है, इसे शुरू हुए कुछ घंटे तो हो गए हैं। अब जरा आप इस चीज को समझ लीजिए कि आज की तारीख में बेलारूस में हो रही इन दोनों देशों की बैठक यानी रशिया और यूक्रेन की क्यों जरूरी हो जाती है? इसलिए क्योंकि एक के बाद एक यहाँ पर अटैक से जो नुकसान हो रहा है दोनों ही देशों को, जो युद्ध में है, वो बहुत खतरनाक है। अब यहाँ इस बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि यूक्रेन की तरफ से किस तरीके का दावा किया जा रहा है और रशिया की तरफ से किस तरीके का दावा किया जा रहा है। 100 घंटे में रूस को जो नुकसान हुआ है वो यूक्रेन जो कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि 5300 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। ये भी दावा कर रहा है कि 29 एयरक्राफ्ट जो है उन्होंने गिरा दिए हैं, मार गिराए 29 एयरक्राफ्ट इन 100 घंटे की लड़ाई में। 104 घंटे से ऊपर का मामला हो चुका है। यूक्रेन ये भी कह रहा है कि हमने रशिया के 29 हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको भी खत्म कर दिया है। 191 टैंक्स जो हैं उनको भी हमने नेस्त नाबूद कर दिया है। ये कौन दावा कर रहा है? ये यूक्रेन दावा कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि 816 आर्म्ड व्हीकल्स हमने अपने कब्जे में ले लिए हैं, 2 जहाजों को खत्म कर दिया है। ये नुकसान किसी और का नहीं, हमला करने वाले रशिया का हुआ है, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम, जो 5 एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया के, उनको भी नेस्त नाबूद करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। तो ये यूक्रेन का दावा आपने कह दिया। अब कल जो नुकसान हुआ है यूक्रेन का, उसमें रशिया क्या दावा कर रहा है? रूस ये कह रहा है कि 5 एयरक्राफ्ट हमने खत्म कर दिए हैं यूक्रेन के। यूक्रेन रविवार को जो नुकसान हुआ यूक्रेन को, फिर बता दूं, वो बता रही हूं मैं आपको, 313 टैंक्स रविवार तक
हमने खत्म कर दिए हैं जो नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन के उन टैंकों को। 57 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनको भी हमने खत्म कर दिया है। 121 फील्ड आर्टिलरी और मोर्टार जो हैं उन पर भी हमारा निशाना। हमारा कौन? रशिया कह रहा है कि हमने ये किया है। 274 मिलिट्री व्हीकल्स हमने अपने कब्जे में ले लिए, या तो कब्जे में लिए हैं या फिर उनको खत्म कर दिया है, उनको नुकसान पहुंचाया है। और ये रविवार को यूक्रेन के नुकसान की जानकारी रशिया ने पूरी दुनिया को दी है। और इसीलिए ये जो लगातार नुकसान हो रहा है, इसमें तो आप ये सारे मिलिट्री व्हीकल्स और वो तमाम चीजें हैं जो युद्ध में इस्तेमाल हो रही है, जो सिविलियंस को नुकसान हो रहा है, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए बेलारूस की मीटिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है। कर्नल दानवीर, क्या निकलेगा इस मीटिंग से? देखिए, कई लोग तो ये कह रहे हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर मेजॉरिटी यही कह रही है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको आप आइस ब्रेकिंग के तौर पर लीजिए, क्योंकि इस पूरी जब से लड़ाई शुरू हुई है ये फर्स्ट टाइम ये लोग आमने सामने बैठे हैं। और ये भी बात हमें एक समझनी चाहिए कि ये जो मीटिंग जो हो रही है ये कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण में नहीं हो रही है। ये उस सिचुएशन में हो रही है जब यूक्रेन की आधी से ज़्यादा टेरिटरी के ऊपर रशियन आर्मी हाजिर है और पूरी कीव को चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो यहाँ पर उनको समझाइश दी जा रही होगी। किसको समझा रहा होगा? रशिया उनको बता रहा होगा कि आप इसको ऐसे ऐसे करें, वरना हम आपका ये हाल करेंगे, वो हाल करेंगे। और वो भी अपनी तरफ से स्टैंड लेकर ये बता रहे होंगे कि ठीक है, आप करके देखिए, आप अंदर आइए, ये करिए, वो करिए। तो बहुत सारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी दिए जा रहे होंगे। तो इस तरीके से बातचीत हो रही होगी और कौन ब्लिंक करेगा पहले, मेरे ख्याल से वो डिक्टेट करेगा इसका आउटकम। हाँ, तो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं यहाँ पर। पहला तो ये कि चलिए पहली बार टेबल पर आ तो गए हैं जनरल सिन्हा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, पूरी दुनिया को फिर दो भागों में बंट जाना पड़ता। भाई प्रेशर आ रहा था इंडिया के ऊपर भी कि किसका साथ दोगे, बता दो, क्यों एब्सटेन कर रहे हो यूएनएससी की उस मीटिंग से, जहां पर कंडेम करने का बहुत बड़ा जो है जिम्मा बाकी तमाम देशों पर थे जो यूएनएससी के मेंबर्स हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि रशिया तो बहुत ताकतवर है, मतलब इतना ताकतवर कि छोटे से यूक्रेन को वो जब चाहे अपनी मुट्ठी में ले ले। लेकिन आज की तारीख में ऐसा हो नहीं पा रहा है। आज की तारीख में रशिया को यूक्रेन से बातचीत करने के लिए टेबल पर आना पड़ गया है। इसके माने क्या है? देखिए, टेबल पर तो आना है, डायलॉग होता है, एक दूसरे का नेगोशिएशंस के बाद ही शांति होती है। कोई भी मिलिट्री एक्शन के बाद बातचीत से ही मसला हल होता है। हाँ, कौन बात अपनी क्यों मनवा ले। तो ये देखिए, जो यूक्रेन की तरफ से आ रहा है उनके प्रेसिडेंट का, वो एक जिसको कहते हैं फियर ऑफ फेलियर की बात करते हैं, कुछ नहीं निकलेगा। एक होप ऑफ सक्सेस से जो मैं देखता हूँ हर एक चीज़ को, वो है कि एक सक्सेस का होप है, किरण है, आप उसमें सक्सेस मिलेगा। देखिए, बांग्लादेश की लड़ाई में हम लोगों का 3 से 16 तारीख का बीच में लड़ाई हुई थी और 9 तारीख से हमारी बातचीत शुरू हो गई थी और फिर 7 दिन लगे बातचीत को पूरे होने में और उसके बाद पूरा। और ये आज मेरे ख्याल से पांचवें दिन बातचीत शुरू हो गई है। अब जरा देखते हैं कि ये मसला कहां तक जाता है। एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि न्यूक्लियर प्लांट जो यूक्रेन का है उसे लेकर हमें सूचना मिल रही है कि वो सुरक्षित है। न्यूक्लियर प्लांट को लेकर रूस ने एक बड़ा बयान दिया है कि यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह से सिक्योर है, उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और ना पहुंचाया जाएगा। न्यूक्लियर प्लांट से किसी तरह का रेडिएशन नहीं निकल रहा है। ये सूचना क्यों देनी पड़ गई रशिया को? देखिए, ये जब लड़ाई होती है तो बहुत सारी अटकलें लगाई जाती हैं। कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही होगी कि न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अगर हमला हो गया तो पूरे यूरोप के अंदर रेडिएशन फैल जाएगा, जैसा चिरनोबिल के टाइम में हुआ था। तो वो सारे एक डर हैं, उनको भी एड्रेस करना है, इसलिए ये इस तरीके की बात करी गई है और इसीलिए क्लैरिटी रशिया को देनी पड़ जाती है। अनिल त्रिगुणायत भी हमारे साथ है। अनिल जी, बेलारूस की इस बैठक को आप आइस ब्रेकिंग मानते हैं कि चलिए 5वां दिन है, सामने आमने बैठे तो सही, अब थोड़ा और टाइम लग जाए, क्या पता किसी कंडीशन, किन्हीं शर्तों के साथ दोनों मान जाए? देखिए, बात यह है कि ये एक ओपनिंग है, अभी शुरुआत है और पहली बार रोक रही हूँ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। दुनिया के कई देशों के लोगों को मिलाकर सेना बनाएंगे, वो ये कह रहे हैं। कई देशों के लोग युद्ध में शामिल होना चाहते हैं, ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से ये बड़ा बयान है जो कुछ अच्छे इशारे नहीं कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि दुनिया के कई देशों की सेनाओं को मिलाकर एक बड़ी सेना हम तैयार करेंगे और हम लड़ने के लिए तैयार है। इसके माने तो यही हुए अनिल जी? देखिए, ऐसा हुआ है कि अभी कई जगह से खबर आ रही है कि काफ़ी वॉलंटियर्स जो हैं, अभी डेनमार्क ने जैसे कहा है कि हमारे यहाँ से कोई अगर जाना चाहे वहाँ पे ऑर्डिनरी सिटीजन तो जा करके लड़ सकता है उनके साथ में, क्योंकि जो ओपनली तो वो लड़ेंगे नहीं, आर्मी उनकी आएगी नहीं लड़ने के लिए एटलीस्ट ओपनली, तो वो लोग ये इस तरह की, और मैं समझता हूँ ये वो एक बड़ी डिसर्विस कर रहे हैं यूक्रेन के साथ में। ऑलरेडी आप दिखा रही हैं अपने टीवी स्क्रीन पे क्या हो रहा है। अगर फुल फ्लेजेड रशिया उसके ऊपर बम्बार्डिंग करता है जो उसने किया है, आप देख रही हैं कि पूरे उसमें कितने सिविलियन मरे अब तक, 200 भी कुछ। हालांकि हर एक जान प्यारी होती है और प्रिपरेशंस है, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई के बावजूद जो 5 दिन से हुई है, जैसे बम्बार्डिंग जो भी कहें हम, उसके बाद सिर्फ 200 लोग जो है घायल हुए हैं, उसमें पूरे ये मरे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि उनका ये एम है कि किस तरह सिविलियन कैजुअल्टीज ना हो। लेकिन अगर आप इस तरह की लड़ाई को भड़काएंगे, चाहे वो अर्बन वॉरफेयर हो या कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, अगर यूक्रेनियन लोग खड़े होते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, उनका देश है, उनको बचाना है अपने देश को। लेकिन ये जो बाहरी मुल्क हैं, इन्हीं की वजह से आज ये सिचुएशन यहाँ पर आई है। नहीं तो अनिल जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा है। भाई पूरी की पूरी दुनिया के मुल्क अगर जनरल सिन्हा जुड़ जाएंगे इस पूरी लड़ाई में, तो फिर ये तो वर्ल्ड वॉर 3 है। अनिल जी एक सेकंड। देखिए रुबिका, जो यूक्रेन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बनाया है कि कोई भी फॉरेन फाइटर आके लड़ सकता है, और ऐसा नहीं, लड़ाई के शुरू के पहले उन्होंने दिखाया, पूरे मीडिया में दिखा रहा था और सब चिल्ला रहे थे उस समय। देखिए जॉर्जिया से लोग आए हुए हैं और ये सब वही हैं जो कि मिशनरी कहलाते हैं, और उनका काम है पैसा लेना, खाना पीना, मौज करना, और लड़ते लड़ते नहीं है। ये रूस वहाँ भी चले गए थे, आप देखिए जब उधर हुआ था, अमेरिका के साथ हुआ था, तो वहाँ भी पहुँच गए थे। और क्या हुआ उसका, कोई ये लोग ऐसे नहीं कर पाते, मिशनरी नहीं लड़ पाते हैं। दूसरा, ज़ेलेंस्की साहब ये कह रहे थे कि हमने अपने जितने भी दूतावास हैं उसमें ये कह दिया है डिप्लोमेट्स को कि कोई भी आना चाहता उसकी लिस्ट बनाइए और भेजिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आके हमारे लिए लड़ें। तो ये कौन सा, अपने तो ये कहते हैं कि आप 18 साल से 66 ईयर्स वाले लोग नहीं जा सकते, बच्चे चले जाएं, विमेन चले जाएं दूसरे में, तो हमें ये क्या चीज़ है। बहुत अलग अलग वो पहलू हैं जो इस वक्त इस पूरी की पूरी लड़ाई में नजर आ रहे हैं। अब इसे लड़ाई नाम दिया जाए कि युद्ध कहा जाए, ये भी सोचने वाली बात है। सवाल पूछे उससे पहले इशारों में रूस ने बता दिया कि अभी नहीं रुकने वाला हूं। कैसे? खबर ये आ रही है कि रूस के न्यूक्लियर ट्रायड ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। रूस की न्यूज एजेंसी के हवाले से ये खबर मैं आपको दे रही हूं कि न्यूक्लियर ट्रायड को अलर्ट पर रखा गया है। रूस के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को ये जानकारी दे दी है कि हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, अलर्ट पर रखा गया न्यूक्लियर ट्रायड को। व्हाट डज दिस मीन? इसके मतलब क्या है कर्नल दानवी? देख लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब को चलाने की अलग अलग जगहें होती हैं, जैसे कि ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाली मिसाइलों से आपने हमला किया तो लैंड बेस्ड न्यूक्लियर आर्सनल का इस्तेमाल किया। फिर आप वही न्यूक्लियर का बम आप बाय एरियल रास्ते से, बाय एयरफोर्स आप डिलीवर करते हैं, तो ये एरियल हो गया। और तीसरा लेयर है ट्राइड का, वो है समुंदर में पानी के नीचे से पनडुब्बी से आप फायर करते हैं मिसाइल्स। तो ये तीनों चीज़ों को मिलाकर ट्रायड होता है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरले होता है, आपकी सर्वाइवेबिलिटी को इंश्योर करता है और न्यूक्लियर डिटरेंस को भी यही इंश्योर करता है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी खबर है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये उस दिशा में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये चल रही है न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप, और ये जो कहानियां सुनने को मिल रही हैं कि हमने एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स दे दी और हम MMG मशीन गन्स दे रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो पुतिन ये संदेश दे रहे हैं कि आप ये नौटंकी ड्रामा बंद करिए। आई एम वेरी वेरी सीरियस व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन, कीव एंड दीज नेगोशिएशंस, डोंट मेस विद मी। ये खबर पढ़ते हुए ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं जनरल सिन्हा। इसके माने क्या है कि न्यूक्लियर ट्रायड जो है उसकी तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, मिलिट्री टर्मिनोलॉजी है, इसको ग्लॉसरी ऑफ मिलिट्री टर्म्स कहते हैं। उन्होंने बता दिया, ज़मीन से, ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे, मीन्स समुद्र से जब आप फायर करते हैं उसको ट्रायड कहते हैं। और ये देखिए सब यही तैयारी है। न्यूक्लियर जब आप कहे थे, आप
डेटरेंस फोर्स को करना, तो वो ऐसा नहीं कि एक जगह करेगा। अभी जो ये कह रहे हैं, ये बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि आप ऐसा करें कि आप सीरियसली लें। वो पहले कह रहे थे कि मैं जाऊंगा और आप ये बात मानिए, उसकी नहीं ले रहे थे। अभी वो कह रहे हैं कि मैं न्यूक्लियर तक जा सकता हूं, तो वो फर्स्ट यूज़ की बात नहीं कह रहे हैं। देखिए उसकी डॉक्ट्रिन में आता है नो फर्स्ट यूज एज ए डेटरेंस। अभी तक उन्होंने डेटरेंस वाले को कहा था, अभी ये जब ट्रायड को कहते हैं तो ये क्या फर्स्ट नहीं। ये शब्द इंपॉर्टेंट है। जनरल सिन्हा, इफ यू रिमेंबर, जब शुरुआत जब ये पूरा हुआ था तो उसने बोला था कि कोई भी देश मेरे से दखल अंदाजी करेगा तो उसको वो सबक सिखाया जाएगा जो कभी भी हिस्ट्री के अंदर उसने कभी देखा ना होगा। So it meant this only what it is coming. एक सेकंड, आप दोनों मुझे एक बात समझाइए। ये डेटरेंस का मतलब ये है कि रशिया चाहता तो कीव को कभी भी कब्जे में कर सकता था, लेकिन अभी नहीं कर रहा है, ये डेटरेंस है? नहीं, डेटरेंस का मतलब ये है कि अगर आप मेरे साथ मैस करेंगे तो इतना जबरदस्त खतरनाक आपके ऊपर जवाब दिया जाएगा कि आप उसको झेल नहीं पाएंगे। तो जब आपके पास ये फोर्स है, थ्रेट इन बीइंग है, आपके पास में इस तरीके की काबिलियत है, तो उसी से ही डर के कोई कार्रवाई नहीं करता है। दैट इज डेटरेंस। देखिए जो आपने कहा ना, कीव के कैप्चर करने के लिए नहीं आया है, ये गलत लोगों का है। कैप्चर, कब्जा कर लिया, गिरा दिया, वो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों? आप दिल्ली को कैप्चर करना क्या आसान है? केवल पार्लियामेंट में झंडा चढ़ा दिया, दिल्ली कैप्चर हो गया, ऐसा नहीं होता मैम। देखिए कोई भी सेंसिबल फोर्सेस है वो अर्बन वॉरफेयर में नहीं, क्या करेगा? स्ट्रीट में घुस के बच्चों को मारेगा, लेडीज को मारेगा और मोल लेगा कि उसके पूरे लॉजिस्टिक नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का, कभी नहीं करेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ चाहता क्या है। देखिए करना क्या चाह रहा है? वो चाहता है कि आप मेरी शर्तों को मान लीजिए, नहीं तो मैं कहीं तक जाऊंगा। उसके पूरे मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना चाहता है। हाँ। और वो उसने कह दिया, दो वर्ड्स हैं, पहला कहता है नेटो में नहीं जाएं, दूसरा उसने लिख के दिया है डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन इज माय एम, एंड सेकंड थिंग कहता है डीनाजिफिकेशन। नाजिफिकेशन का मतलब है ये जो नौटंकी के लिए आप पपट बनाते हैं गवर्नमेंट, वो ना करें। जो कहेगा कि यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर लो, 13 में कह रहे हैं और आज तक नहीं ज्वाइन हुआ। पर यही तो यूक्रेन कह रहा है भाई कि तुम अलग देश, मैं अलग देश, मैं जो चाहूँ वो करूँ, तुम कहे मेरी तरफ तो ऐसे ही अगर आपको नेपाल बोले कि चाइना काठमांडू में आ सकता है, न्यूक्लियर हथियार यहाँ रख सकता है, तो आप क्या करेंगे? कि ठीक है आप आजाद देश है, आप चाइनीज आर्मी को नेपाल में खड़ा कर दीजिए, पोखरा में खड़ा कर दीजिए। क्यों चली गई डोकलाम में? डोकलाम भारत का देश नहीं, भारत का धरती नहीं है ना। वो केवल अपने कुछ रोड बनाने के लिए आ रहा था, और आपकी कोई ऐसा नहीं संधि है कि हम आप पे अटैक होगा तो हम हमारे पे अटैक होगा। भूटान के साथ हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी है, उसके हमारी फौज वहां चली गई, मगर अमेरिका नाटो को यह हिम्मत नहीं है कि यूक्रेन के अंदर घुसे। हमारे तो कहीं राइटिंग में नहीं है, और हम पूरे के पूरा जो आपका चाइनीज फोर्सेस के अगेंस्ट में जाके खड़े हो गए हमारे जवान। सर तो एक सेकंड, इसका मतलब ये है कि UNGA 8:30 बजे क्या वहाँ क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि रशिया को जो करना है वो करेगा। कर दिया है उसने, कर दिया है। अब जो बाकी जो है आप समेट रहे हैं, माहौल बना रहे हैं और एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं कि आप और कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप ये सब कार्रवाई कर रहे हैं, और वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वो जरूरी नहीं है। देखिए एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ ये दोनों देशों की तरह हम कह रहे थे कि बेलारूस पर दोनों देश आ गए हैं बातचीत के लिए एक टेबल पर। पहले आया ज़ेलेंस्की की तरफ से ये बयान कि दुनिया के बाकी देशों की सेना भी हमारे साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार है। फिर रशिया की तरफ से खबर आई कि ये न्यूक्लियर ट्रायल जो है, वो जो न्यूक्लियर दस्ता है उसकी ड्यूटी के मतलब वो अलर्ट पर रख दिया गया है। तो ये दोनों ही देश एक तरफ तो बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे को धमका। अभी तो ये भी क्लियर नहीं हो रहा कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन में ही है या कहीं और से ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो सेल्फी वीडियो था उसके बाद से वो दोबारा से कहीं स्ट्रीट्स पर दिखे नहीं है और कोई दूसरा सेल्फी वीडियो नहीं दिखा है। कितना टाइम हो गया इस बात को? ये मेरे ख्याल से कल या परसों की बात है ये। परसों के बाद से कर्नल दानवीर ये कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की जो हैं वो अपने सेल्फी मोड वाले वीडियोस अब अपलोड नहीं कर रहे हैं। वो कहाँ हैं इस वक्त? क्योंकि ज़ेलेंस्की स्ट्रीट पर थे,
लोगों से बातचीत कर रहे थे। और अब मैं एक बार फिर से आपको इस बड़ी एलईडी के जरिए कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रही हूं। यही हालात इस वक्त यूक्रेन और रूस के युद्ध में तस्वीरों के जरिए दिख रहे हैं, लेकिन रूस के न्यूक्लियर दस्ते ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इसके माने आप समझ रहे हैं, इसके माने यह है कि रशिया ने कह दिया है मैं पीछे नहीं जाने वाला हूं जब तक मेरी शर्तें नहीं मान ली जाती है। रूस की न्यूज एजेंसी की तरफ से यह खबर है, न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर है, और इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि कहीं उड़ती हुई आ गई है। रूस के रक्षा मंत्री पुतिन को लगातार ये जानकारी दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, क्योंकि रशिया की तरफ से ये कह दिया गया था कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं पीछे हट जाऊंगा तो मैं हटने वाला नहीं हूं। इस वक्त बेलारूस में बातचीत यूक्रेन और रशिया के अधिकारियों की जरूर हो रही है, लेकिन यूक्रेन को हथियार देने की खबर नेटो देश की तरफ से आती है। नेटो देश की तरफ से ये जानकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति को दे दी जाती है कि देखिए हम जिस तरीके की भी हथियार आपको चाहिए देने के लिए तैयार है। और उसके बाद जवाब क्या आता है? जवाब रशिया की तरफ से आता है, और रशिया क्या जवाब देता है? न्यूक्लियर दस्ते को युद्ध अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। मतलब यह है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि रशिया इन सारी खबरों से पीछे आ जाएगा या पीछे हट जाएगा, तो वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। तैयारी यहाँ पर पुतिन की एकदम पूरी है, और वो तैयारी ये है कि मेरी शर्तों को मान लिया जाए। कर्नल दानवीर। एब्सोल्युटली, जब ये न्यूक्लियर ट्राइड को एक्सरसाइज मोड में लेके आ गए, इसका मतलब है कि कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंटिंजेंसीज, इन सारी चीज़ों का रिहर्सल शुरू हो गया है। जो नेवल एसेट्स हैं उनको प्लेसमेंट करनी शुरू कर दी है एट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स इन वेरियस ओशंस। अब ये ट्राइड का मतलब, इसके अंदर जब पनडुब्बी की बात है तो ये अटलांटिक ओशन में भी हो सकती है, पैसिफिक ओशन में भी हो सकती है, आपकी बाल्टिक सी में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ये सारी चीजें जगहों पे पहुंचने लगी हैं और एक्सरसाइज शुरू हो गई है, और ये बता दिया है दुनिया को कि हम बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी हद तक जाने के लिए हमारी तैयारी पूरी है, हमसे पंगा ना लें। अब मेरा एक सवाल है, अभी जनरल सिन्हा आप ये कह रहे थे कि कीव क्यों करेगा कब्जे में, वहां पताका लहरा दिया और कीव कब्जे में थोड़ी आ जाता है। आप महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को थोड़ी निशाना बनाओगे, तो फिर ये न्यूक्लियर ट्राइड की जो एक्सरसाइज है इसमें क्या होगा? इसमें कोई बच्चे, बूढ़े और महिलाएं जो हैं वो थोड़ी बच जाएंगे। ये तो फुल फ्लेजेड वॉर होगा फिर। देखिए रुबिका, नाटो क्या कह रहा है, नाटो क्या करना चाहता है? वो अपने न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट करना चाहता है उन देशों में जहां की नाटो उसी सीमा से लगती है। यही तो कंसर्न है। यदि आप देख रही हैं 8 महीने से यही चल रहा है। वो कहते हैं कि इस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया में आप मत लगाइए, अपने हथियार को नाटो ना लगाए। तो नाटो तो बातें करता है, अभी क्या कर रहा है? यदि वहाँ पर फाइटर प्लेन आए हैं, हो सकता है उसमें न्यूक्लियर हथियार हो। ये जो आप अमेरिका ने 2 अभी भेजे हैं। जनरल सिन्हा, मैं ये समझ रही हूँ कि रशिया के अपने कंसर्न है, रशिया अपने आप को सिक्योर करने के लिए। मैं एकदम समझ गई जब कर्नल दानवीर ने ये कहा कि रुबिका, नेपाल में अगर कोई दूसरा मुल्क आकर कहे कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर प्लान्स जो हैं वो बनाने की तैयारी कर रहे हैं या हम अपने जो हथियार है वो यहाँ पर रख रहे हैं, तो हिंदुस्तान को इससे दिक्कत होगी। मैं समझ रही हूँ इस बात को, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये शर्त नहीं मानी गई तो क्या ये न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए रुबिका, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की चेष्टा करें। अमेरिका को न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए बताता हूँ। देखिए आप इन चीज़ों को समझिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, 27 करोड़ लोग मारे गए, उसके बाद बेसिक कंट्रीब्यूशन उसका रशिया का था। अमेरिका लड़ाई ख़त्म होने के पहले हिरोशिमा नागासाकी में कर दिया कि हम, और वो विजय बन के निकल गया। वहाँ पर लोगों को मार दिया हिरोशिमा नागासाकी। उसके बाद तो नहीं चला ना हथियार। हाँ। उसके बाद तो कहीं नहीं चला है हथियार। ये नो फर्स्ट यूज का भी फिलॉसफी है। हाँ। मगर वो कह रहे हैं कि पंगा ना लो, पंगा मत लो। हाँ। हाँ, कर्नल दानवीर, मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि 2020 के अंदर इन्होंने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन सामने रखी। इन्होंने कहा, ये 4 भागों में है ये डॉक्ट्रिन, लेकिन इसके पहले 2 भाग बहुत अहम है, जिसमें वो कहता है कि हम न्यूक्लियर हथियार जब इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे ऊपर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हो जाए, दैट मीन्स हम रिटेलिएट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ। और दूसरा ये कहता है कि अगर हमें कहीं भी शक हुआ, सैटेलाइट से, इमेजरी से, अगर न्यूक्लियर हथियारों का डिप्लॉयमेंट के अंदर मूवमेंट नजर आया या सिलोस को आर्म करने की इमेजरी आई या इंटेलिजेंस आई, तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरी कार्रवाई है, ये दोनों
दोनों सिनेरियोज को कवर करने के लिए है कि अगर हमारे ऊपर कोई एक्शन होता है तो हम रिएक्शन कर सके, या अगर हमें लगता है कि हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला हो सकता है तो हम पहले ही न्यूक्लियर हमला करके और उसको तबाह कर दें। जो कुछ भी हो रहा हो, ये जो इस वक्त एक्शन मोड में रशिया और यूक्रेन नजर आ रहे हैं आसमान से, और वो पानी के रास्ते कैसे होगा इसका ट्रायल और युद्ध अभ्यास जो है वो शुरू हो चुका है। यूक्रेन को उधर दूसरी तरफ नाटो देश जो है हथियार देने की बात कर रहे हैं, और ये भी है कि दे रहे हैं यूक्रेन से, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि वहां गए छात्र, वहां पर मौजूद भारतीय वतन वापसी कर ले और बहुत ही सिक्योर तरीके से कर ले। तब से लगभग 1400 लोगों ने यूक्रेन यानी युद्ध भूमि जो है वो छोड़ दी है। भारतीय जो है वो देश पहुंच चुके हैं। युद्ध शुरू होने के बाद एडवाइजरी जो जारी हुई थी उसके बाद 8000 भारतीयों ने युद्ध भूमि को छोड़ दिया है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।